हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। ये जो आपका क्लास चल रहा है ये बीपीएससी से रिलेटेड है और अभी बिहार स्पेशल चल रहा है। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं 67वीं बीपीएससी आने वाली है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना है, यानी अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगर जुलाई में आपका फॉर्म जून में नहीं आता है तो जुलाई में आपका फॉर्म आ जाएगा। तो बस ये हम लोग देख रहे हैं कि बिहार से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार के करंट अफेयर से, बिहार के ज्योग्राफी से, बिहार के हिस्ट्री से। तो कल जो हमने क्लास देखा था वो जो लास्ट एग्ज़ाम यानी कि 66वें बीपीएससी था, उससे हम लोग बिहार से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस देखे थे। आज 65वें बीपीएससी का देखेंगे हम लोग और देखेंगे आज कितने क्वेश्चंस 65वें बीपीएससी का हम लोग देखते हैं और ये भी पता लग जाएगा हमें कि 65वें बीपीएससी में कितने प्रश्न बिहार से रिलेटेड पूछे गए थे और बिहार करंट अफेयर से कितना है, बिहार इतिहास से कितना है, बिहार भूगोल से कितना है। ये देखने के बाद आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आपको जो आप पढ़ाई करना शुरू किए हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैंने सिलेबस भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पहला प्रश्न है आपका, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका आंसर है मुरली मनोहर प्रसाद। यानी कि 1918 में जो द्विसाप्ताहिक अखबार था, ये द्विसाप्ताहिक यानी कि 15 दिन में ये एक दिन आता था ये अखबार, और इस अखबार का नाम सर्च लाइट था और इनके जो संपादक थे ये मुरली मनोहर प्रसाद थे। तो दो चीज़ आपने देखा, ये जो अखबार है 1918 ईस्वी में आता था और ये द्विसाप्ताहिक था। इसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे और ये ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण मुरली मोहन प्रसाद कई बार जेल भी गए थे और उसके बाद फिर 1918 से 1930 तक ये द्विसाप्ताहिक के रूप में आया। उसके बाद 1930 के बाद ये दैनिक के रूप में आने लगा, यानी कि रोज आने लगा। और वर्ष 1986 में इस प्रकाशन का यानी इस समाचार पत्र का प्रकाशन भी बंद हो गया था। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा। इससे क्या होगा, आपको बिहार के प्रति आपकी रुचि जगेगी, पढ़ने में आपको मन लगेगा। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्ष 1931 में बिहार समाज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका दो ऑप्शन है, ये एक थे फूलन प्रसाद वर्मा, दूसरा थे जय नारायण। ठीक है, लेकिन यहाँ जो जय नारायण थे इनके अलावा और भी कई लोग थे, क्योंकि अब देखिए ये बीपीएससी का प्रश्न और आप लोग जानते हैं 5वें नंबर पर जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन निश्चित तौर से इनमें से अधिक हुआ होगा, क्योंकि एक तो फूलन प्रसाद वर्मा ऑप्शन में थे, दूसरे थे आपके जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में, तीसरा स्वामी योगानंद थे, नरहरि पारिक थे। तो आपको सबका नाम याद नहीं रखना है, एक दो भी याद रहेगा तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टी के बारे में भी काफ़ी प्रश्न किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में महादेवलाल सराफ ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्योंकि ये जो भागलपुर बिहार के बारे में जब आप जानेंगे, और बिहार स्पेशल तो आपको समझना ही है, सब कुछ आपको जानना है बिहार के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार राज्य जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो भारत में स्वतंत्रता दिलाने के रूप में, चाहे बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए, इन सभी धर्मों के उद्गम का स्रोत भी बिहार ही है। अशोक जो थे, जिन्होंने अशोक धम्म के नाम से जो प्रचलित है, वो भी बिहार से ही थे। और कई सिक्के, कई अभिलेख, कई चीज़ें बिहार में प्राप्त हुई है। तो कई ऐसे और भारत देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाला भी बिहार राज्य ही था। तो इसीलिए बिहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग यूपीएससी के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले महादेव लाल सराफ थे। ये महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और इन्होंने 1930 ईस्वी में, 1930 मैंने लिखा है, 1930 ईस्वी में इन्होंने भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था। ये गांधी जी के विचारों से भी अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अंबारी सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो सत्याग्रह के बारे में भी एक वीडियो आएगा, आप लोग बिल्कुल बने रहिए, सब कुछ आएगा।
तो ये है वर्ष 1939 में। तो यहाँ देखिए प्रश्न में एक प्रश्न है कि अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था, 1939 में, और इसके नेतृत्व किए थे, इसका नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने किया था, सांकृत्यायन ने किया था। और ये बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था, 1939 में ये सत्याग्रह हुआ था। और इस सत्याग्रह में राहुल सांकृत्यायन को झूठे मामले में फंसाकर इनको 6 महीने जेल में भी रखा गया था। उसके बाद जो आपका ये प्रश्न आता है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। अब देखिए ये जो प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है, ये हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अब इसके ऑप्शन में था आपका पहला, ध्यान से सुनिएगा, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। बिहार को 1873 ईस्वी में इसी दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। डी नंबर था आपका, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। नीचे है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक। तो जो आपका सी नंबर था, वर्ष 2012 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था, इसीलिए यहाँ पर बिहार दिवस मनाया जाता है। जबकि पूरी तरह से बिहार को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा 1936 ईस्वी में दिया गया था। 22 मार्च 1922 को बंगाल प्रांत से इसको अलग किया गया था, लेकिन उस समय तक बिहार के साथ उड़ीसा सटा हुआ था। मैं किसी दिन आपको बिहार का मानचित्र भी समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन 1936 को बिहार को और उड़ीसा दोनों को अलग करके बिहार को बिल्कुल फ्री राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर नवंबर 2000 में फिर बिहार से झारखंड को भी अलग किया गया। तो इस तरह से बिहार के बारे में आपको अपडेट रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इनको कहाँ दफन किया गया था? तो इनको दफन नालंदा में किया गया था। ये जो यूसुफ शाह थे ये कश्मीर के अंतिम मुगल शासक थे और ये अली शाह चक का वंशज था। अली शाह चक, यानी स्वाभाविक है जब शाह चक है तो ये शाह चक के वंशज थे। लेकिन कश्मीर में 1579 से 1586 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और इनका अकबर से 2 बार लड़ाई भी हुई थी और उनको नालंदा में दफन किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि 65वें बीपीएससी में पूछा गया है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, अधिवक्ता थे, पत्रकार थे और ये भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और बिहार को जब बंगाल से अलग किया जा रहा था, बंगाल से मतलब अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जा रहा था, तो उन सब में जो प्रमुख लोग थे उनमें से इनका नाम, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रमुख था। इसीलिए इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। देखिए अब उसमें कई लोग थे, श्री सिंह को भी तिबारा या दोबारा उस समय बनाया गया था मुख्यमंत्री, लेकिन इनका नाम प्रमुख है, यानी कि आधुनिक बिहार का निर्माता इनको कहा जाता है। इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सभा का गठन, अलग अलग सभाओं के गठन के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आपको देखना है। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो हुई थी वो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी। ये सब हम लोग स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें हम लोग शॉर्ट समझते जा रहे हैं क्वेश्चंस के प्रकार को, फिर भी शॉर्ट नहीं बल्कि इसको डिटेल में समझना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1923 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था और तो ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका बिहार से है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? यानी अलग अलग दल, किसान दल, स्वराज दल या सभा या पार्टी, जो भी कहिए, सभा अलग है आपका, दल अलग है, इसको समझिएगा। तो स्वराज दल का गठन करने वाले आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। क्योंकि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का जब 38वां अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था, बिहार के गया जिले में, तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के एक नए दल स्वराज दल की स्थापना हुई थी वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा। और फरवरी 1923 में ही स्वराज दल की बिहार शाखा का भी गठन हुआ था। तो महत्वपूर्ण आपका क्या है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अगर आपको ये भी माइंड में रखना है तो आप ये भी माइंड में रख सकते हैं, श्री नारायण प्रसाद बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी
प्रथम सचिव बनाए गए थे। जब बिहार स्पेशल आप पढ़िएगा तो इसमें तो आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपका है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो किस वर्ष की, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो ये 1632 ईस्वी में किया था पटना में स्थापित, क्योंकि पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में ही डच ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। क्योंकि जो पटना है यहाँ की मुख्य जो चीज़ें हैं, जैसे चीनी हुआ, सोरा हुआ, सूती वस्त्र हुआ, अफीम, इन सब चीज़ों को लेने के लिए डच यहाँ पे आया था और पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में उन्होंने फैक्ट्री उसने स्थापना की थी 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो कुंवर सिंह थे, ये जगदीशपुर आरा बिहार के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह थे और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था और इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1 मई को हुई थी, लेकिन पिछले वीडियो में शायद मैंने अप्रैल अगर कह दिया है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 1 मई उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का होता है। तो आजकल चूँकि कोई एग्ज़ाम, अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आता है तो मार्केट में इतने बुक आ जाएंगे कि आप खुद कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो सटीक जानकारी सही होती है। तो इनकी मृत्यु 1 मई को हुई थी। अगला जो आपका प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से ये बहुत अधिक प्रभावित थे और चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने गांधी जी को कहा था, तो उससे वो प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जब 1920-22 के 20-22 में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो इन्होंने किसान के समर्थन में दरभंगा में महाराजा दरभंगा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और दरभंगा राज द्वारा किसानों को कई प्रकार की सहायता प्रदान करने पर स्वामी विद्यानंद का आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था। इसलिए इन्होंने आंदोलन तो किया था, लेकिन इनका आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था। आगे समझेंगे, बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कैसे कैसे बिंबिसार 15 साल की उम्र में किस तरह बिहार में वो शासक बने और किस तरह उन्होंने वैशाली को या लिच्छवी को अपने राज्य में शामिल करने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने 3 शादियाँ की थी। बिंबिसार, इस तरह करके आपके मौर्य शासक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं। तो यही सब कारण था पटना को राजधानी बनाने का, कि चारों तरफ से जो है पटना लंबी लंबी नदियों से, राजगीर जैसे 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी है, राजगीर चारों तरफ से नदियों गंगा से घिरी हुई है, ताकि कोई आक्रमण करे तो उसे गंगा पार करने में समय लगे और तब तक वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, मगध के नाम से जाना जाता था पटना, जिसको हम लोग राजधानी कह रहे हैं, उस समय पाटलिपुत्र था, तो वो लोग सजग हो पाएंगे। अच्छा, गंगा में कोई यानी कि आक्रमण करने वाला भी कोई पहले सोचेगा कि कैसे हमें जाना है। तो राजगीर को भी राजधानी बनाया गया था, फिर पटना को बनाया गया। तो जब हम लोग बिहार में पढ़ेंगे, बिहार के इतिहास में, तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, बहुत कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। और भी आप इसमें समझ सकते हैं कि ये जो पटना से गंगा नदी जो इतनी लंबी है, तो इस नदी का जो उद्गम है ये उत्तराखंड में केदारनाथ चोटी के उत्तर में जो स्थित है गंगोत्री, उसके पास गौमुख हिमानी से होता है और यह चौसा के निकट ये बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। ये सब जब बिहार के भूगोल में जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। और इसमें जो है 445 किलोमीटर जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार में है, इसीलिए ये पटना में सबसे लंबी नदी ये गंगा है, किलोमीटर है। गंगा बिहार में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, ये इन सभी ज़िलों से प्रभावित होते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग आगे समझेंगे बिहार के भूगोल में। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? यह है पश्चिम चंपारण। देखिए, बिहार का मानचित्र आप मैप याद जरूर करिएगा कि इधर क्या है। ये हो गया आपका पूर्वी, इधर हो गया पश्चिमी, इधर हो गया आपका उत्तरी, इधर हो गया दक्षिणी। मैं बोर्ड पर एक दिन बिहार का पूरा मैप आपको समझा कर याद करवा दूंगी। तो बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिला है ये सबसे अधिक घने पतझड़ का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो जिस तरह जानते हैं बिहार में 38 ज़िले हैं, लेकिन बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है।
बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी पटना है और बिहार गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा है। सहायक नदी भी आप जानते हैं, मैंने ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिटेल में बताया है, लेकिन इन सब चीज़ को एक बार रिपीट करेंगे। और गंगा नदी राज्य के लगभग बीचों बीच बहती है। उत्तरी बिहार बागमती, कोसी, बूढ़ी गंडक, घाघरा और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। और आपको पता होगा, नहीं है तो आप ये माइंड में रखिएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा कटिहार, ये सभी हैं। तो अब जब आप बिहार के मानचित्र पर इधर आएंगे तो ये जो मैंने पहले आपको बोला बक्सर, भोजपुर, तो ये सब पटना ज़िला में आ जाता है। यहाँ पर आपका बक्सर आ जाता है, यहाँ आपका भोजपुर आ जाता है, इधर आपका कैमूर है। इसको जब बिहार के मानचित्र को आप समझ जाइएगा तो फिर आपको याद हो जाएगा। इधर आपका सारण है, गोपालगंज, सारण, और फिर इधर आपका गोपालगंज है, यहाँ पर आपका सिवान है, यहाँ सारण है, यहाँ वैशाली है। इस तरह कर करके आपको समझना है। और फिर यहाँ पटना है, यहाँ आपका समस्तीपुर है। इसके बाद क्योंकि ये समझना है इसीलिए, और ये मुंगेर ज़िला में आपका बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया आ गया, और भागलपुर ज़िला में आपका भागलपुर आ गया, पूर्णिया ज़िला में आपका कटिहार आ गया। पूर्णिया ज़िला नहीं, सॉरी मैं गलती बोल रही थी, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। प्रमंडल में, यानी कि जिस तरह की बिहार में 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल जैसे है, 9 प्रमंडल तिरहुत में ये आपका आ गया। ये पटना प्रमंडल में आपका इधर से जो मैंने बोला बक्सर, भोजपुर, ये सब आपका पटना, ये सब आपका हो गया पटना प्रमंडल में। और इधर ऊपर जो मैंने बोला आपका सारण इधर आपका आ गया। ये गोपालगंज जो है ये इस प्रमंडल में आ गया। ये वैशाली जो मैंने बोला ये आपका तिरहुत प्रमंडल में आ गया। तो और भागलपुर प्रमंडल में, मुंगेर, खगड़िया और लखीसराय, बेगूसराय, ये सब मुंगेर प्रमंडल में आ गया। और आपका कटिहार पूर्णिया प्रमंडल में। तो हम लोग को प्रमंडल भी समझना होगा, अनुमंडल भी समझना होगा, कितना जिला है बिहार राज्य में उसको समझेंगे। उसके बाद प्रमंडल, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद कितना थाना है, कितना आपका पंचायत है, कितना आपका गांव है। तो ये सब कुछ आपको जो है समझना पड़ेगा आगे चलकर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई है? ये कौन थे? तो ये थे आपके माननीय AP शाही। इनका पूरा नाम आप पूरा AP शाही याद रखिएगा, लेकिन अगर शॉर्टकट भी दे दे तो आपको याद रहेगा कि न्यायाधीश जो थे ये अमरेश्वर प्रताप शाही थे। इन्होंने 29 जुलाई 2019 को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। तो और राज्यपाल का नाम क्या है? तो श्री फागू चौहान। तो इसको तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी या विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया? तो ये बिहार राज्य है। SCS जिसको कहते हैं स्पेशल कैटेगरी का, तो इसको नहीं दिया गया क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विशेष श्रेणी दर्जा स्कीम राज्य के विकास से संबंधित था और इसकी शुरुआत वर्ष 2069 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 11 राज्य है, जिसके अंतर्गत आपका असम आता है, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। तो आपको भारत के बारे में भी पहले समझ लेना है, भारत के टोटल राज्य के बारे में, कहाँ कौन सा राज्य है, भारत का कितना स्थलीय सीमा है, कितना जो है आपका जो समुद्र तटीय सीमा है। उसके बाद भारत से एक राज्य को निकालना है बिहार, और इसके स्पेशल पर पूरा अध्ययन कर लेना है क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं BPSC का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैग लाइन क्या है? देखिए अब आगे आपका GS का प्रश्न, टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन, हालांकि ये GS का है लेकिन इसका टैग लाइन आपका था ब्लिसफुल बिहार। लेकिन इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार के अंतर्गत एक एजेंसी है जो पर्यटन की ढांचागत तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसकी जो स्थापना है 1960 ईस्वी में ही हो गई थी। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन बिहार है, तो ये चूँकि पुराना है तो इसको रिपीट किया जा सकता है। बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैग लाइन ये ब्लिसफुल बिहार है, लेकिन इसका अपडेट होते रहता है, जिसको आपको याद करना है। ये प्रश्न देखिए, जुलाई 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया था?
ये कैमूर ज़िला, जब आप बिहार के मानचित्र को उठाइएगा तो यहाँ पर आपका कैमूर ज़िला से शुरू होता है। यहाँ रोहतास होता है, जो कि ये पटना प्रमंडल में आता है आपका कैमूर, रोहतास। फिर यहाँ बक्सर हो गया, यहाँ भोजपुर हो गया आपका, यहाँ पटना हो गया, इधर आपका यहाँ पटना हो गया, और फिर आपका नालंदा हो गया। तो ये जो कैमूर है, कैमूर ज़िले का ही दौरा क्यों किया गया था, तो आप जब बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि कैमूर में जो है कैमूर में चट्टानों पर एक चित्रकारी मिली है, वो बहुत बड़ी खोज है। और इसके संबंध में इसका संबंध जो है मेसोलिथिक काल से है। मेसोलिथिक काल यानी कि जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, मेरे क्लास को आपने अगर देखा होगा, जो 500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व की बात थी, तो उसमें कई जानवरों के चित्र मिले हैं कैमूर ज़िले में। बिहार स्पेशल में भी जब आप पढ़िएगा तो कैमूर, मुंगेर और वैशाली का वर्णन है, उसमें आप देखिएगा। ये बिहार की बात हो रही है, भारत की नहीं, बिहार की थी। यहाँ भी कुछ अवशेष मिले हैं, इसीलिए कैमूर ज़िले का दौरा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, प्रति वर्ग किलोमीटर? तो ये बिहार के शिवहर जिले में। शिवहर आपका कहाँ है, तो जो आपका तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल में ही यहाँ आपका पश्चिम चंपारण आ गया, फिर पूर्वी चंपारण आ गया, फिर आपका शिवहर आ गया, फिर यहाँ पर आपका सीतामढ़ी आ गया, इस तरह करके आपका मुजफ्फरपुर आ गया। इसी में आपका तिरहुत प्रमंडल में आपका है शिवहर जिला, और नीचे में आपका वैशाली है। तो तिरहुत प्रमंडल में आपका शिवहर जिला आ गया, तो वहाँ पर ही सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जब आप बिहार के मैप को समझ लीजिएगा, कितने ज़िले हैं, कितने प्रमंडल हैं, किसके अंतर्गत कौन सा आता है, तब आपके माइंड में ये होने लगेगा कि घनी आबादी कहाँ है, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा ज़िला बड़ा है। हर चीज़ आपको साक्षरता की दृष्टि से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो ये है गोपालगंज। गोपालगंज भी जो आपका आता है सिवान गोपालगंज है, फिर आपका सिवान है, और फिर आपका सारण है। तो इधर आपका आता है। प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 935 है। देखिए कितना 2011 की जनगणना का अपडेट पूछा जा रहा है। और अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के पहले अगर जनगणना नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह 2021 में होने वाली थी, तो स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, तो आपको 2011 का जनगणना बिल्कुल समझ लेना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो 14.6% थी। यहाँ देखेंगे, ये जो है 17-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर 14.6% थी, क्योंकि 17-18 में बिहार की विकास दर देश में सबसे तेज़ 11.9% रही है, और वित्तीय वर्ष 16-17 में की विकास दर 9.9% की तुलना में ये 2% अधिक है। तो ये तृतीय क्षेत्र की विकास दर है, तो ये 14.6 है। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको डीजीपी कहते हैं, वो क्या था? 4,87,628 करोड़ था। और बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ था? ये मोतिहारी में हुआ था। और नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या था? 32.11। ये सभी आपके जीएस के अपडेट हैं। टोटल आपने 27 क्वेश्चंस देखा, और ये सारे क्लास बीपीएससी वालों के लिए इतने हेल्पफुल हैं कि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है किस तरह से ये अपडेट। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, 60वें बीपीएससी तक हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बिहार स्पेशल, उसके बाद 60वीं तक मैथ देख लेंगे। प्रयास मेरा जो यही है, ताकि पिछले 7 साल का भी आपके पास क्लियर रहेगा, 5 साल का भी, 6 साल का भी, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ तक जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पीछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अपडेट हमें देखना है। उसके बाद थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, जब आप पीछे जाते हैं प्रश्नों में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि अभी लगातार मैथ पूछा जा रहा है, तो 60वीं के बिफोर जब आप जाइएगा तो उसमें मैक्सिमम रीजनिंग का प्रयोग है। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैथ भी आपको देखना ही है, तो मैथ का भी क्लास आएगा 10-10 क्वेश्चंस का, जो भी पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। क्लास हेल्पफुल रहे तो लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बीपीएससी का भी प्लेलिस्ट बना दिया है, चेक करिएगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ मेरे चैनल पर है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगली वीडियो में।